क्वेश्चन ले लें जी। जी आई थिंक जो आज की कार्रवाई हुई है अंदर हेयरिंग की, उससे शुरू कर लें, उसके बारे में कोई सवाल नहीं है। आज नैब ने एडजर्नमेंट मांगी है और उन्होंने कहा है कि जो प्रोसिक्यूटर है शायद उनकी कोई तबीयत नासाज है। तो मुझे तो वो याद आ रहा है कि जब नैब एक वक्त था जब नैब ने उन्होंने सोचा कि जैसे हमेशा हमारी धौंस धांधली चल जाती है तो इस बार भी चल जाएगी, तो उन्होंने उस वक्त ये दरख्वास्त दी कि रोज हियरिंग होनी चाहिए, 5 times a week होनी चाहिए। और मेरे उस वक्त लॉयर को कोविड था तो कहा कि स्ट्रेचर पे भी वो आ जाएं और डेली बेसिस पे होनी चाहिए। आज जब उनसे अदालत में सवालात हुए पिछली हेयरिंग्स पे कि कोई सबूत है तो दिखाएं, कोई मरियम के खिलाफ एक कागज है तो दिखाएं, जब वो प्रोड्यूस नहीं कर सके, उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो अब आप देखें एडजर्नमेंट्स मांग रहे हैं। वही नैब जो डेली हेयरिंग की दरख्वास्त दे रहा था, मेरी जमानत कैंसिल करने की दरख्वास्त दे रहा था, आज वो एडजर्नमेंट्स मांग रहे हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। तो मैं ये आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर जवाब होता तो वो ये कहते कि ये है मरियम के खिलाफ सबूत, इसको ले लें और फैसला दे दें। तो बात ये कि इनके पास वो झूठ था, झूठ की बुनियाद पे ये सब मुकदमात बने थे, आज उनका जवाब नहीं है तो एडजर्नमेंट्स मांग रहे हैं। जी मरियम, केपीके में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, आप समझती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने या पेशावर के कोर कमांडर ने उसमें कोई मुदाखलत नहीं की? ये तो होना था। जब इतनी बुरी आपकी कारकर्दगी होगी, जब आपने नालायकी, नाअहली और बुरी परफॉर्मेंस के आपने अंबार लगाए होंगे, तारीख में रिकॉर्ड्स तोड़े होंगे, तो और लोगों की बात तो अलग, आपके MNAs, MPAs आपके साथ नहीं खड़े होंगे। रोज रात को आप टॉक शोज देखें, जो PTI के सिटिंग MNAs हैं, MPAs हैं, वो टीवी पर क्रिटिसाइज करते हैं अपनी गवर्नमेंट को। तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये PTI के जितने भी, अव्वल तो कोई मेरे ख्याल है टिकट लेने वाला नहीं रहेगा। PTI का टिकट जो है वो रुसवाई का एक सिंबल है, तो एक तो टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन जो भी जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो PTI का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे, तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये है कि हेलमेट पहन के जाएं अवाम में, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। जो आपने अवाम के साथ पिछले 4 साल में किया है, जिस तरह आपने महंगाई में उनको पीस के रख दिया है, जिस तरह मतलब तारीखी नाअहली और नालायकी और नाकामी चाहिए नवाज शरीफ के दौर की 5.8% ग्रोथ को जेरे जमीन लेके जाने के लिए, नवाज शरीफ दौर के 35 रुपए किलो आटे के 80 रुपए किलो पर लाने के लिए, और 50 रुपए किलो चीनी को 150 रुपए तक लाने के लिए, 100 रुपए डॉलर को 185 तक लेके जाने के लिए। कहर है अल्लाह ताला का, कोई खौफ है खुदा का, मतलब आपने लोगों की जिंदगियां अजाब कर दी। तो ये जो मुल्क भर से फैसले आ रहे हैं, मेरा ख्याल है ये पहली गवर्नमेंट है, और मेरा ख्याल नहीं है, मुझे यकीन है कि ये एक सिटिंग पहली गवर्नमेंट है जो एक के बाद एक ज़िमनी इंतखाब हारी है। न सिर्फ हारी है बल्कि बहुत ही बुरी तरह हारी है। लाहौर में जो शाइस्ता परवेज साहिबा जिस बाई इलेक्शन में जीती हैं, उसमें तो ये लाहौर में सामना करने के काबिल भी नहीं थे, और एक टेक्निकल बहाने की बुनियाद पे इन्होंने इलेक्शन से फरार हासिल किया, क्योंकि इनको पता था कि लाहौर की गलियों में जब PTI निकलेगी तो लाहौर के लोग बड़े सैवी हैं, वहां पर इनको हेलमेट्स पहन के जाना पड़ना था, तो वो बड़ा उन्होंने आफियत समझी कि टेक्निकल बहाना करके निकल जाएं। इसी तरह अभी खानेवाल का इलेक्शन हुआ है, और KP में अपने घर में, जिसको ये अपना फोर्ट कहते थे, जिसको ये अपना घर कहते थे, उसमें इतनी शर्मनाक और बदतरीन शिकस्त। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के शहर शहर, गली गली, महल्ले महल्ले से, हर सूबे से जो फैसले इमरान खान और PTI के खिलाफ आए हैं, कोई इज्जत वाला शख्स हो,
جس نے عوام پر یہ قیامت توڑی ہو, جو عوام کا مجرم ہو, جس کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں, کوئی تھوڑی سی بھی عزت والا شخص ہو تو وہ خدا حافظ کہہ کر چلا جائے. اور میرا خیال ہے کہ آج یہ بات بنتی ہے کہنی کہ عمران خان کو یہ چاہیے کہ ابھی بھی موقع ہے, اس کے بعد شاید ان کے لیے بہت برا وقت آنے والا ہے, ابھی بھی موقع ہے, عوام کی جان چھوڑ دیں, عزت سے جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے خدا حافظ کرے اور کہیں کہ میں ناکام ہو گیا, مجھ سے یہ ملک اب نہیں چل رہا, میں لوگوں کی تباہی کا ذمہ دار ہوں. آج چیف جسٹس کی کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا, اس میں جو درخواست گزار تھے پہلے انہوں نے درخواست دائر کی, بعد میں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے اور انہوں نے درخواست دائر کر دی کہ وہ کیس واپس لینا چاہتے ہیں. آج وہ درخواست خارج ہو گئی, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مجھے اس میں علم نہیں ہے اس چیز کا, اور اگر وہ ذاتی نوعیت کا کیس ہے تو میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتی. اچھا میڈم, وہ اس اجلاس میں افغانستان میں بات ہوئی, اچھی بات ہے, لیکن کشمیر میں بات نہیں ہوئی, یہ ناانصافی. دیکھیں یہ افغانستان پہ بلائی گئی تھی کانفرنس, اور میرا خیال ہے کہ بطور پاکستانی اور ایک جو افغانستان کے نیبرز کے طور پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ افغانستان جو ہے وہ اس کی جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ بہت دیر سے وار ریڈن ہے, وار پلیگڈ ہے, تو وہ پوری دنیا کی ذمہ داری ہے, صرف خطے کی ذمہ داری نہیں ہے, پوری دنیا کی ذمہ داری ہے. وہاں کے لوگوں نے بہت سفر کیا ہے, تو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے پوری دنیا کو ساتھ آنا پڑے گا. اور جہاں تک کشمیر کی آپ نے بات کی ہے, تو کشمیر کا جو مقدمہ ہے, جو کاز ہے, وہ بالکل ہم جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری شہرگ ہے, اور ہر موقع پہ اس کی بات ہونی بھی چاہیے, ان مظالم کے خلاف آواز بھی اٹھانی چاہیے, اور ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں. جی, بتا دیں کہ شہباز شریف کا نام وزیراعظم کے طور پر سامنے آیا ہے. کے پی کے بلدیات میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ امپائر کرکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے اور حکومت 5 سال پورے نہیں کرے گی. آپ کا سوال کیا ہے؟ شہباز شریف کا نام وزیراعظم کے طور پر آیا, اور جو کیا آپ کو وہ منظور ہے, اور امپائر دونوں طرف تو نہیں کھیل رہا کرکٹ کے؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب کا میرے سے جو رشتہ ہے وہ ایک باپ بیٹی کا ہے, لیکن قطع نظر اس سے شہباز شریف صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, اور سینئر موسٹ ہیں, فرنٹ رنر ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو جماعت ہے, جب وقت آئے گا تو جماعت فیصلہ کرے گی, لیکن جماعت نے اپنا فیصلہ جو ہے, یہ پرویز رشید صاحب کھڑے ہیں, میرے ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ کھڑی ہیں, اور میرے پارٹی کے جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں, انہوں نے اختیار جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو دیا ہوا ہے. میں نے بھی اختیار نواز شریف صاحب کو دیا ہے فیصلے کا, اور شہباز شریف صاحب نے بھی جو اختیار ہے وہ نواز شریف صاحب کو دیا ہے فیصلے کا. تو جب وقت آئے گا انشاءاللہ پارٹی کی مشاورت کے ساتھ نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے, اور میرے لیے اس سے خوشی کی اور کیا بات ہوگی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہوں. ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے, ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم ان کی سپورٹ, ان کا سہارا, ان کا جو بھی ہم سے ہو سکا ہم کریں گے. تو اس سے زیادہ خوشی کی اور بات نہیں ہے, لیکن وقت آنے پہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی جماعت کرے گی میاں صاحب کی سربراہی میں. جی میڈم آپ کی بات کریں پنجاب کی اگر بات اس کے بعد آپ کریں, کریں, اس کے بعد کریں. انتخابات جیت بھی رہے ہیں, لیکن کل بلدیات میں کے پی میں مسلم لیگ کی وہ پرفارمنس نہیں رہی جو مولانا نے دکھائی یا دیگر جماعتوں نے. تو آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ آپ کو کے پی میں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کو, مولانا فضل الرحمان صاحب کو دل کی گہرائیوں سے کے پی کے انتخابات میں اتنی شاندار پرفارمنس پہ مبارکباد دیتی ہوں, اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے بہت ہی اچھا پرفارم کیا ہے ان کی جماعت نے کے پی کے الیکشنز میں, اور مجھے لگا کہ یہ ہماری فتح ہے. ان کو دیکھا تو خوشی ہوئی. میری طرف سے JUIF کو بہت بہت مبارکباد. جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے تو مسلم لیگ نون کا ہزارہ میں کافی انفلوئنس ہے, اور ہزارہ میں ایک اس میں الیکشن ہوا ہے ابھی, اس میں بہت اچھا رزلٹ آیا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہزارہ میں یا KPK میں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک موجود ہے, اور بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. میری یہ ذاتی خواہش بھی ہے, اور یہ میں اپنی جماعت میں بھی یہ کہوں گی کہ ہمیں KPK کو پوری توجہ دینی چاہیے. KPK جس عذاب سے گزرا ہے پچھلے 11 سال میں عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے, نالائکی کی وجہ سے, تو جو ترقی KPK کا حق تھی جس میں وہ سڑکیں,
मोटरवेज और चीज़ें, जो तरक्की के जितने भी मंसूबे थे जो KPK में बनने चाहिए थे, वो शायद इस नालायकी और नाअहली की नज़र हो गए। वो एक BRT है जो जिसके बारे में मशहूर है कि चलती कम है जलती ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि मैं KPK के आवाम को भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि तरक्की आपका हक है, तरक्याती मंसूबे आपका हक हैं, आप किसी सूबे से कम नहीं हैं। तो मुस्लिम लीग नून को मौका दें, और मैं मुस्लिम लीग नून को भी ये कहूंगी कि पूरी तवज्जो अपनी KPK में रखें और वहाँ पर काम करें, वहाँ लोगों को रीच आउट करें और अपने वोट बैंक को न सिर्फ ये कि एक्टिवेट करें बल्कि और ज़्यादा इन्हांस करें। तो KPK में मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, सिर्फ उसको जो है वो उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैडम, एक ऑडियो है जिसमें आप मुबैना ऑडियो आई हुई है जिसमें कह रहे हैं कि मरियम नवाज की आवाज़ है, और उसमें आप मीडिया मैनेजमेंट की बात कर रही हैं और 2 चैनल्स का नाम ले रही है कि उन्होंने जियो और दुनिया ने तो देखे उसकी ऐसी तैसी फेंकी ऑडियो है। ये बता दीजिए आपकी ये क्या है? मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ, मैं बिल्कुल इसका जवाब दे चुकी हूँ और क्लियरली दे चुकी हूँ। मैडम, KPK में जो इलेक्शन हुए हैं, आप समझती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उसमें न्यूट्रल रही है? मैं देखिए उसके रिजल्ट्स हैं, मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जो इमरान खान की परफॉर्मेंस है उसको दुनिया की कोई ताकत सपोर्ट नहीं कर सकती। इमरान खान की जो परफॉर्मेंस है वो उसके बोझ तले खुद दब गया है, और मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद उनका कोई सर्वाइवल है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी वापस आएंगे। मेरी तो ख्वाहिश है कि वो कल ही आ जाएं, लेकिन बहुत जल्दी वापस आएंगे। वो भी आने को बेचैन है, उनका मुल्क है, उनकी मिट्टी है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी वापस आएंगे। कुछ खबरें ये हैं कि लाहौर में एक मुलाकात आपके में है, ऐसी कुछ मुलाकात? आप एक बहुत वेग सी बात कर रहे हैं, अहम लीडर की एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मुलाकात हुई है। मुझे इसका कोई इल्म नहीं है जी। मुझे आप ये भी नहीं पता आप किस मुलाकात की तरफ इशारा कर रहे हैं। बस जी, आखिरी जी, जवाब दे दिया, फिर इकट्ठा सवाल कर लेना। मैंने तो आपको सुनाना चाह रही है ये और है। एक सेकंड, हाँ जी, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ जी। आसिफ जो साहब, है वो तकरीबन 4 दहाइयों से मैदान अमल में है, लेकिन आपकी जमात को जो पजीराई वोट को इज्जत दो के नारे के बाद भी जो वर्कर आया, जो आपके फील्ड में आने के बाद आया, वो जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं कि जो लोग इस नारे के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे वो आइंदा की फ्यूचर लीडरशिप नहीं होगी, तो क्या इस तरह की स्टेटमेंट आपके वर्कर के साथ ज्यादती नहीं है? किसने दी है ये स्टेटमेंट? ये जो बातें आती हैं कि आप नहीं होंगी, फिलहाल नहीं होंगे, फ्यूचर के पार्टी की उसके अंदर पार्लिमानी। देखें, ये अल्लाह ताला के फैसले हैं, कौन होगा कौन नहीं होगा ये अल्लाह ताला के बाद अल्लाह ताला के जो मखलूक है ये उनके फैसले हैं। जिस किस्म के एक कभी मुशर्रफ हुआ करता था, मैं सिर्फ ये बात कह के अपनी बात ख़त्म करूंगी कि आपकी बात से मुझे याद आ गया कि एक मुशर्रफ होता था जो दोनों मुक्के कभी दिखाता था और कहता था नवाज शरीफ इज़ हिस्ट्री। फिर अल्लाह ताला वो दिन लेकर आया कि वो मुशर्रफ अपनी टीवी स्क्रीन पे यहाँ बैठ के देख रहा था कि नवाज शरीफ तीसरी मर्तबा वजारत उज़्मा का हल्फ उठा रहा था। तो ताकत और पावर और इक़्तिदार एक ऐसी चीज़ है जिसने उस पर तकिया कर लिया, उसका फ्यूचर अच्छा नहीं है। तो ये तो अल्लाह ताला के फैसले और अवाम के फैसले हैं, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये किसी का और का फैसला नहीं है। वो जो चाहेगा वही होता है। मैडम, आपने बात की मुशर्रफ साहब को ये अदालतें सजा जो दी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, क्या इन अदालतों से आपको इंसाफ मिलेगा? जो कुदरत ने उनके साथ किया है इससे बड़ी सज़ा और हो नहीं सकती, और वो कोई एक मुद्दत के लिए नहीं है, वो आने वाले तमाम वक्तों के लिए सज़ा है। उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा मुशर्रफ के लिए आज ये है कि दुनिया उनको एक डिक्टेटर के तौर पे, एक गासिब के तौर पे, एक ऐसे इंसान के तौर पे याद रखती है जिसने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा, जिसने पाकिस्तान के अवाम के साथ और पाकिस्तान के आइन के साथ जिसने जो है वो खेला। और जिस तरह तारीख में उनको याद रखा जाएगा, जो सज़ा उनको सुना दी गई है, जो बदनामी का एक लेबल उनके माथे पर लग गया है और आज वो अपने मुल्क वापस नहीं आ सकते, उनका नामो निशान मिट गया है, तो तारीख उनको जिस तरह याद रखेगी वो उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।
خالد 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 وہ خالد ادھر آؤ خالد یار خالد